हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। यार आज जिस चैप्टर के बारे में अपने को बात करेंगे ना, वो चैप्टर थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मगर मिक्सचर नाम इस चैप्टर का है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप आगे एडवांस्ड क्लासेस में पढ़ने वाले हो, राइट। तो उन क्लासेस के बारे में या उन चैप्टर्स के बारे में अगर बेसिकली मैं बात करूं तो 7th, 8th, 9th ऐसी क्लासेस के कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिनका बेसिक आइडिया मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है। कुछ बच्चों का मेरे पास ये मैसेज आया यार कि सर समझ नहीं आ रहा, राइट। अभी तक सारा समझ में आया बट मिक्सचर चैप्टर के अंदर जो आपने टॉपिक्स कराए वो समझ नहीं आ रहे। तो यार देखो, पॉइंट ये है कि कोशिश करो समझने की, ठीक है। और उसके लिए मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि जिन टॉपिक्स को मैं यहां यूज कर रहा हूं या जिन टॉपिक्स को मैं यहां आप लोगों को पढ़ा रहा हूं वो टॉपिक्स एक्चुअली आप लोगों के काम के हैं, किस लिए काम के हैं और कैसे आप लोग उनको समझोगे कि भाई यहां आपने ले लिया एक बेसिक आइडिया। अब एक बेसिक आइडिया अगर आप लोगों ने ले लिया है तो उस बेसिक आइडिया को थोड़ा सा एडवांस अगर आप समझना चाहते हो या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार समझ में नहीं आया ये बेसिक आइडिया, तो व्हाट यू कैन डू इज क्लास 6th और 7th की प्लेलिस्ट जो है बिल्कुल ओपन है आप लोगों के लिए भी, राइट। चैनल पे जाइए, क्लास 6th और 7th और 8th की प्लेलिस्ट को देखिए एक बार, ठीक है। उस प्लेलिस्ट को देखने के बाद आप उसमें वो चैप्टर ढूंढिए, राइट। टॉपिक वाइज आप लोगों को वो चैप्टर्स मिल जाएंगे एंड टॉपिक्स को उनको मतलब वहां पर मैंने उन चैप्टर्स को बहुत तरीके से समझा रखा है, राइट। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, क्वेश्चंस वाला पार्ट, सब कुछ आप देख सकते हो सकता है कुछ एक आधा क्वेश्चन जो है रिपीट मिल जाए, मगर आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि यार अच्छा ओ ये ऐसे करना है, ठीक है। तो दिस इज अमंग्स द बेनिफिट्स ऑफ योर ऑनलाइन टीचिंग, ठीक है। जहां पर हम ऑफलाइन में क्या करते थे, जब हमें 6th का चैप्टर पढ़ाया जा रहा होता था तो हम बेसिक आइडिया ले तो लेते थे, कई बार हम सर से डिस्कस नहीं कर पाते थे, कई बार हम मैम से डिस्कस नहीं कर पाते थे, मगर हम उस दुविधा में पड़े रहते थे और फिर हम अगली क्लास में वो चैप्टर, जब भी अगले साल वो चैप्टर शुरू होगा उस के वेट में हम लोग बैठ रहते थे। मगर आज ऐसा नहीं है। ऑनलाइन टीचिंग की वजह से ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत इजी हो गई है भाई, कि अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मिक्सचर चैप्टर का कोई टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो फटाफट से 7th या 8th क्लास में जाइए एंड 8th क्लास में जाने के बाद आप उस टॉपिक को जो है फटाफट से देख सकते हो, व्यू कर सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि वहां पर मैंने बेसिक आइडिया ऑफ इंट्रोडक्शन, क्वेश्चंस, ओलंपियाड लेवल सेशन और उसके बाद रिवीजन सब कुछ वहां करवा रखा है। तो उन चैप्टर्स को थोड़ा सा विजिट कर लो, व्यू कर लो, है ना, और अपना जो डाउट है उसको क्लियर कर लो, राइट। तो ये चीजें करते रहेंगे और उसी के साथ साथ ये भी बता दूं यार, टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स 2.0 का अनाउंसमेंट और इस बेहतरीन टीम से आप लोग जो मिल चुके हो, तो इनसे मिलने के बाद आपको कैसा एहसास हो रहा है ना। मेरे हिसाब से अच्छा बढ़िया एहसास हो रहा होगा, और बढ़िया एहसास अगर हो रहा है इन लोगों से मिलने के बाद तो मैं ये भी आप लोगों को साफ साफ तरीके से बता देना चाहता हूं मेरे दोस्त कि इस ही टीम के साथ आगे बढ़ते हुए हमने सोचा है कि हम आप लोगों के लिए ऑफलाइन सेंटर का अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं, राइट। और उसी के साथ साथ अगर आप चाहते हो मुझसे मिलना या मुझसे पढ़ना तो यार ये सारी चीजें आप लोग देख लो, लिख लो, ठीक है। एंड उसके बाद मूविंग ऑन फर्दर, अगर आप चाहते हो कि नहीं आप लोगों को जो है हमारा सैंपल स्टडी मटेरियल चाहिए तो टेलीग्राम का एप्लीकेशन डाउनलोड करो। टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करने के साथ साथ व्हाट यू कैन डू इज वहां पर जाकर के आप सिंपली अपना ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो एंड ग्रुप ज्वाइन करने के बाद व्हाट इज नीडेड बाय यू ऑल इज कि आप फटाफट से जो है टेलीग्राम पे एप्लीकेशंस में इन ग्रुप्स को ज्वाइन करने के बाद फटाफट से जा सकते हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जो कहती है आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर से पहले वाली स्लाइड, यानी कि हमारी प्रमोशनल स्लाइड, ठीक है। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इन दोनों पैकेजेस को व्यू कीजिए, खरीदना है तो खरीद लीजिए, फटाफट से पेमेंट डिटेल एंटर कीजिए। पेमेंट डिटेल एंटर करने के बाद अगर आप लोगों को ऐसा लगता है यार कि नहीं मुझे 30% डिस्काउंट चाहिए तो फटाफट से AKLive कोड को इस्तेमाल करो एंड गेट अ डिस्काउंट ऑफ 30% इंस्टेंटली ऑन ऑल द पैकेजेस व्हिच एवर यू वांट टू बाय। पर दूसरी चीज एक और है यार कि अगर 1 मार्च से पहले ये कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि 1 मार्च को 20% हाइक हो रहा है इन दी अमाउंट ऑफ दीज पैकेजेस, राइट। तो 20% ऑफ 3500 और 20% ऑफ 9000 ये सब कैलकुलेट कर लेना तो तुम लोग को आइडिया लग जाएगा कि यार कितना कितना हाइक होने वाला है। तो उससे पहले अगर आप कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो यार फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस मेरे साथ कर लो, व्हिच सेज आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट यू गाइस कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। और उसी के साथ साथ ये भी बता देता हूं कि आज हम करने वाले हैं ओलंपियाड लेवल सेशन ऑफ द चैप्टर मिक्सचर्स। वापस रिपीट कर रहा हूं, टॉपिक अगर समझ में ना आए हो तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए, मैं कमेंट में आप लोगों को बता दूंगा कि भाई कौन सा टॉपिक कौन सी क्लास में मैंने कवर करवाया है, तो उस क्लास की प्लेलिस्ट को जाकर के उस पर्टिकुलर चैप्टर को जाकर के आप व्यू आउट कर सकते हो, ठीक है। और अगर ऐसा सही लग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं लग रहा है, कमेंट नहीं करना है तुम लोग को, तो मैं तुम्हारी सहूलियत के हिसाब से एक छोटा सा काम और कर सकता हूं। वो काम ये है कि भाई इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं तुम लोगों को
या पिछले वाले भी लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो सारे लेक्चर्स के लिंक अपलोड कर दूंगा या डिस्क्राइब कर दूंगा, जहां पर तुम्हें इनका एडवांसमेंट या इनका बेसिक तरीके से क्या क्या रोल रहता है पूरे क्लास 7 और क्लास 8 के अंदर, वो सारी चीजें आप लोगों को वहां देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। इसी के साथ साथ तुम मेरे लिए अब छोटा सा काम जो करोगे वो लेक्चर स्लाइड को देख लो यार। लेक्चर स्लाइड कहती है कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करनी है, मगर आज ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस का सीक्वेंस हम जो है वो ब्रेक करेंगे। तो पहला जो लेक्चर तुम्हारे सामने क्वेश्चन तुम्हारे सामने है वो कुछ इस तरीके से, भाई साहब पता नहीं क्या दे दिया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर जो है मैं आप लोगों को साफ साफ तरीके से बता दूं कि दिस ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वेन डायग्राम। अब इस वेन डायग्राम के अंदर ये आपने तो कहा था कि सर गोले गोले नजर आते हैं, है ना, तो भाई ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मतलब ज्योमेट्रिकल फिगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेन डायग्राम या वेन डायग्राम, जो भी तुम लोग बोलते हो, जो भी तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन है उस हिसाब से देख सकते हो। ठीक, तो क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर? इस क्वेश्चन के हमें अंदर जो है घुसना है एकदम तरीके से और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बाहर पटकना है। ठीक, समझ लो कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, कुछ नंबर्स तुम्हारे सामने दिख रहे हैं और उन नंबर्स के हिसाब से तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या कहता है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस answers are to be based on the diagram given below, where the triangle represents the doctors, the circle represents the players and rectangle represents the artist. आहा, वाह वाह, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब एक सेकंड रुकना जरा, हाँ यही फिगर है भाई। ठीक, तो उस फिगर के बेस पे या इस फिगर के बेस पे हमें ये सारे आंसर्स को देना है, राइट? Which numbered space in the diagram represents doctors also players, who are also players and artists. ठीक, अब देखो तुम कहां आओगे। सबसे पहले तुम्हें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स द डॉक्टर्स, ठीक है, सर्कल रिप्रेजेंट्स द प्लेयर्स एंड रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स द आर्टिस्ट। क्या? आर्टिस्ट, प्लेयर्स, डॉक्टर साहब। ठीक, विच नंबर्ड स्पेस इन द डायग्राम रिप्रेजेंट्स डॉक्टर्स हु आर ऑल्सो प्लेयर्स एंड आर्टिस्ट्स। मतलब ऐसे डॉक्टर्स जो कि प्लेयर्स भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन यहां पर क्या हो रहा है, या कौन सा ऐसा पार्ट है इस डायग्राम का जो ये तीनों चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है? डॉक्टर्स जो कि प्लेयर्स भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं। तो हमसे क्या कहा गया था कि सर्कल जो है, सर्कल इज द एरिया जो आपका डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, राइट? अब ऐसे डॉक्टर्स जो कि प्लेयर्स भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं, ऐसे डॉक्टर्स जो कि प्लेयर्स भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पांचवें ऑप्शन यानी कि ऑप्शन डी को हम अपना आंसर बना देंगे। कैसे? ये मैंने बताया कि भाई तीनों चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं। अगर आप कहते हो कि सर 6 भी तो हो सकता है, तो मेरे दोस्त 6 में सिर्फ डॉक्टर्स और आर्टिस्ट हैं। आप कहो 4 भी तो हो सकता है, तो बेटा 4 में सिर्फ डॉक्टर्स और प्लेयर्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे डॉक्टर्स मुझे ढूंढने हैं जो कि आर्टिस्ट भी हैं और प्लेयर्स भी हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन 5 लोगों को लूंगा, क्योंकि कॉमन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एंड अ रेक्टेंगल एंड अ सर्कल इज दिस ओनली। ठीक है, क्लियर है क्या? चलिए, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक चीज और मैं बता सकता हूं आपको, आपसे अगर ये पूछा जाए, भाई यहां तो पूछा है डॉक्टर हु आर प्लेयर्स एंड आर्टिस्ट एज वेल, ठीक है, ये भी बोल सकता है। देखो तीनों केस में यही आंसर होगा। पहला केस तो इसने बोला डॉक्टर्स हु आर प्लेयर्स एंड आर्टिस्ट्स। मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि प्लेयर्स हु आर
डॉक्टर्स एंड आर्टिस्ट्स। ठीक है, मैं ऐसा भी कह सकता हूं इसमें कि आर्टिस्ट्स हु आर प्लेयर्स एंड डॉक्टर्स। ठीक है, दोनों तीनों चीजें मैं कह सकता हूं, तीनों स्टेटमेंट मेरे ट्रू है इस पर्टिकुलर 5 के लिए, क्योंकि 5 लोग ऐसे हैं जो तीनों प्रोफेशंस में माहिर हैं, राइट। सो हम तीनों को अपना आंसर बना सकते हैं, ऐसा मैं आप लोगों को कह रहा हूं। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए भाई, फिर मूव ऑन करेंगे हम अगले सवाल की तरफ। 5 क्वेश्चन तो भाई इसी वेन डायग्राम के ऊपर बेस्ड हैं, तो तुम चिंता ही मत करो, 5 क्वेश्चन तक तो तुम कहीं नहीं हिलने वाले। चलिए अगले सवाल पे चल रहे हैं भाई। विच नंबर रिप्रेजेंट्स द आर्टिस्ट हु आर ऑल्सो प्लेयर्स? दो कॉमन एरिया, दो कॉमन प्रोफेशन पूछे तुमसे, क्या क्या? रिप्रेजेंट्स द आर्टिस्ट हु आर प्लेयर्स। तुमसे सिंपल सी भाषा में जो कहा गया था वो ये कहा गया था कि भाई रेक्टेंगल जो है आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट करता है और सर्कल जो है, ओहो हमने कुछ गड़बड़ कर दिया था क्या यार? नहीं, ठीक है, कॉमन एरिया था इसलिए हम बच गए। ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है भाई डॉक्टर्स को। ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है डॉक्टर्स को, बच गए हम। ठीक है, चलो ट्रायंगल डॉक्टर्स हैं, बाकी सर्कल इज प्लेयर एंड रेक्टेंगल इज आर्टिस्ट। अभी गड़बड़ हो जाती, इस वाले सवाल में गड़बड़ हो जाती भाई। सर्कल इज प्लेयर्स एंड रेक्टेंगल इज आर्टिस्ट, और ट्रायंगल जो है वो डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्रायंगल्स रिप्रेजेंट्स द डॉक्टर्स। ठीक है, सर्कल और आपका रेक्टेंगल, ये दो चीजें आपको लेनी है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया कि विच नंबर रिप्रेजेंट्स द आर्टिस्ट्स हु आर आल्सो प्लेयर्स ओनली। प्लेयर्स ओनली का मतलब आर्टिस्ट ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स हैं, मतलब प्लेयर्स तो हैं मगर डॉक्टर्स नहीं है, है ना? क्या आर्टिस्ट हैं जो कि प्लेयर्स तो हैं मगर डॉक्टर्स नहीं है। तो आपसे क्या बोला गया था कि ये जो है ये भाई साहब रिप्रेजेंट करते हैं क्या? डॉक्टर्स को। ठीक है, सर्कल प्लेयर्स और रेक्टेंगल आर्टिस्ट। ठीक है, और ये प्लेयर्स। तो मतलब तुम्हें सर्कल और रेक्टेंगल का कॉमन एरिया निकालना है, जो कि ये रहा। ठीक है, ये 6 लोग ऐसे हैं जो कि प्लेयर्स तो हैं, सॉरी आर्टिस्ट हैं और प्लेयर्स भी हैं, या फिर प्लेयर्स हैं और आर्टिस्ट भी हैं। दोनों स्टेटमेंट यहां पर ट्रू हैं। क्या है पहला स्टेटमेंट? आर्टिस्ट एंड प्लेयर्स। ठीक है, सेकंड प्लेयर्स एंड आर्टिस्ट। ठीक, दोनों केस में ये आंसर जो है आपका सही हो जाएगा, जहां लिखा हुआ है कि भाई ऐसे लोग जो कि आर्टिस्ट तो हैं मगर प्लेयर्स भी हैं, आर्टिस्ट तो हैं मगर प्लेयर्स भी हैं, यानी कि ये 6 लोग। क्लियर है सर? ये वाला हिस्सा भी तो ले सकते थे दो मेरे दोस्त। यहां डॉक्टर्स वाला पार्ट है, प्लेयर्स वाला पार्ट अलग ही है। प्लेयर्स वाला पार्ट तो यहीं खत्म हो गया। ठीक है, प्लेयर्स वाला पार्ट तो यहीं खत्म हो गया, तो आप इसको नहीं ले सकते। क्लियर? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। याद रखो ट्रायंगल्स डॉक्टर्स हैं, रेक्टेंगल आर्टिस्ट है और सर्कल प्लेयर्स हैं। विच नंबर प्लेयर्स, डॉक्टर्स, आर्टिस्ट, which number represents artists who are neither players nor doctors? ऐसा नंबर बताओ जो सिर्फ आर्टिस्ट को बता रहा हो
डॉक्टर्स और आपके प्लेयर्स के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा हो। क्या हो? ऐसा नंबर बताओ जो रिप्रेजेंट कर रहा हो सिर्फ आर्टिस्ट को, हु आर नाइदर प्लेयर्स नॉर डॉक्टर्स, ना तो डॉक्टर है ना प्लेयर है, ऐसे आर्टिस्ट। हैं? ऑप्शन ही नहीं है? क्या मजाक चल रहा है? रुको। विच नंबर रिप्रेजेंट आर्टिस्ट हु आर नाइदर डॉक्टर्स नॉर प्लेयर्स, नाइदर प्लेयर्स नॉर डॉक्टर्स। ठीक है, एक सेकंड रुकना जरा, ऑप्शन गलत हो गया भाई इसमें, रुको तुम। ट्राइंगल्स डॉक्टर्स, सर्कल्स प्लेयर्स, रेक्टेंगल्स आर्टिस्ट। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, आंसर एक ही आएगा, आंसर एक ही आएगा। ऑप्शन ए कर लो इसको, ऑप्शन ए को अपना आंसर बना लो। ठीक है, यहां पूछा है नंबर रिप्रेजेंट्स द आर्टिस्ट हु आर नाइदर प्लेयर्स नॉर डॉक्टर्स, ना तो प्लेयर्स हैं ना डॉक्टर्स हैं, सिर्फ आर्टिस्ट की बात हो रही है। तो आर्टिस्ट के केस में मुझे पता है कि ये जो पार्ट है ये सिर्फ आर्टिस्ट वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये सिर्फ आर्टिस्ट वाला पार्ट है, जहां पर कोई कॉमन एरिया नहीं है। दैट मींस 1 इज माय फाइनल आंसर। फर्स्ट वाले फिगर में भी देख लेता हूं, 1 ही दिया हुआ है क्या? हाँ 1 ही दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 ही आंसर है मेरा। क्लियर? लिख लो यार इसको। देखो यार, ऑप्शंस जो दे रखे थे ना, ऑप्शंस में गड़बड़ कैसे हो रखी है। ये कॉमन एरिया बिटवीन 2 पीपल, 3 कॉमन एरिया ऑफ, सॉरी ओनली डॉक्टर्स वाला पार्ट है, तो ओनली डॉक्टर्स थोड़ी पूछा है आपसे, आपसे पूछा ओनली आर्टिस्ट। ठीक, 4 डॉक्टर्स और प्लेयर्स वाला पार्ट है, 5 कॉमन ये वाला पार्ट है। तो आपसे पूछा है रिप्रेजेंट्स आर्टिस्ट्स हु आर नाइदर प्लेयर्स नॉर डॉक्टर्स, तो इसका मतलब आंसर 1 होगा, और आपका ऑप्शन ए हमने चेंज कर दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो, पीछे वालों में भी कोई गड़बड़ नहीं थी ना, आंसर मार्क नहीं किए सर। तुमसे पूछा था हाँ आर्टिस्ट हु आर ऑल्सो प्लेयर्स, तो प्लेयर्स वाला पार्ट गोला, और आर्टिस्ट जो हैं ये तो हु आर ऑल्सो प्लेयर्स। ठीक है, और यहां पर ओनली लगा हुआ है, तो इसलिए ये वाला पार्ट काउंट नहीं होगा, और ये वाला पार्ट डॉक्टर्स की वजह से काउंट नहीं होगा। तो ओनली प्लेयर्स एंड आर्टिस्ट आर 6। ठीक, चलिए, which number represents artists who are neither player nor अब देखो यहां पे भी वही गड़बड़ कर रखी है। तो अब आप इसको ऐसा करो, यहां पर what you can do is you can change it to represents doctors who are neither players nor artists, ऐसा कर लो। डॉक्टर्स हु आर नाइदर प्लेयर्स नॉर आर्टिस्ट, ऐसा कर सकते हो आप। ठीक है, फटाफट बताओ यार। ऐसा कौन सा नंबर है जो सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि डॉक्टर्स कौन है, जिसमें नाइदर आर्टिस्ट आर इंक्लूडेड नॉर प्लेयर्स आर इंक्लूडेड? ऐसे डॉक्टर्स जो ना तो प्लेयर्स हैं और ना ही आर्टिस्ट हैं, फटाफट बताओ। डॉक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन, डॉक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन ट्रायंगल, और अगर ट्रायंगल डॉक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन है तो सोनली डॉक्टर कितने हैं? 3। ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, वापस से देखने हैं क्या इन क्वेश्चंस को? ठीक, ट्रायंगल डॉक्टर्स, सर्कल प्लेयर्स, रेक्टेंगल आर्टिस्ट। ठीक, चलिए, which number represents the players who are neither artists nor doctors?
Which number represents the players who are neither artists nor doctors? जल्दी बताओ. Which number represents the players who are neither artists nor doctors? सबसे पहले तो मुझे ये याद होना चाहिए कि ये आर्टिस्ट है, ये डॉक्टर है और ये प्लेयर है. कौन प्लेयर है? ये प्लेयर है. ठीक है, अगर ये प्लेयर है तो सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स की बात हो रही है. रिप्रेजेंट्स दी प्लेयर्स हु आर नाइदर नॉर. ठीक है, तो 8 और 7 वाले जो हिस्से हैं वो हमारे सही जवाब में आएंगे. तो 7 और 8 आर दी नंबर्स जो कि हमारे सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स हैं, ना तो उसमें डॉक्टर्स हैं और ना ही आर्टिस्ट हैं. ठीक है, फटाफट से लिख लो यार इसको. नोट दिस डाउन वेरी केयरफुली, देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले सवाल पे बढ़ने के लिए हमें इस सवाल को पूरी तरीके से समझना और सुनना पड़ेगा. ठीक है, चलें अगले सवाल की तरफ अग्रसर हो जाए क्या? चलिए भाई. ब्लड रिलेशन, अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन. चलो बताओ क्या करें. दीपिका टेल्स श्रद्धा, योर मदर्स फादर्स सन इज द हस्बैंड ऑफ माई सिस्टर. समझ रहे हो क्या बोला? दीपिका ने श्रद्धा को बोला, तो पहले तो दीपिका लिख लो. ये दीपिका पादुकोण है या दीपिका शर्मा है या दीपिका सिंह है, मुझे नहीं पता. फिर श्रद्धा लिख लो. योर मदर, इनकी मम्मी. ठीक, के फादर, योर मदर्स फादर्स सन, तुम्हारी मम्मी के पापा का बेटा. इज द हस्बैंड ऑफ माई सिस्टर. समझ पा रहे हो? इज द हस्बैंड ऑफ माई सिस्टर, मेरी बहन का पति है. समझ रहे हो? दीपिका ने श्रद्धा को कहा, दीपिका ने श्रद्धा को कहा कि तुम्हारी मम्मी के पापा का बेटा, मदर्स फादर्स सन, मम्मी के पापा का बेटा मेरी बहन का पति है. इज द हस्बैंड टू माई सिस्टर. ठीक है, क्लियर? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? अब देखो, अभी ये डायग्राम क्लियर हुआ. अब हम रिलेशंस की क्लैरिटी यानी कि संबंधों की पारदर्शिता को जरा सा जानेंगे. कैसे जानोगे? दीपिका ने श्रद्धा को बोला कि तुम्हारी मम्मी के पापा का बेटा, यानी कि श्रद्धा का ये कौन है? श्रद्धा के लिए उसकी मम्मी का भाई कौन है? पहले तो मुझे बताओ, ये इसके लिए कौन है? ब्रदर हुआ ना. ये इसकी बहन हुई तो ये इसका भाई हुआ. और अगर इसका बेटा या बेटी है तो उसके लिए कौन हुआ? अंकल हुआ. कौन हुआ? अंकल हुआ. अंकल चाचा भी हो सकते हैं, मामा भी हो सकते हैं. ठीक है, इस केस में मामा है क्योंकि मम्मी के भैया हैं. ठीक, तो अब मुझे ये बताओ कि श्रद्धा के लिए ये कौन हुई? आंटी है ना, आंटी होगी ना.
हमें आंटी लिखा है। आंटी का मतलब मामी होगी, अगर ये मामा तो इनकी बीवी मामी। अब मुझे ये बताओ कि मेरी या आपकी जो मामी जी है उनकी अगर कोई सिस्टर है तो वो आपके लिए क्या हुई भाई? चलो ठीक है, ये ऐसे नहीं जाते। आंटी की बहन भी आपके लिए आंटी हुई ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी आंटी को आप कुछ, आंटी की बहन को आप कुछ और बुला लेते हो, ऐसा तो नहीं करते ना, नाम से तो नहीं बुलाते ना। तो आंटी की जो सिस्टर है वो आपकी कजन तो डेफिनेटली नहीं हो सकती, ठीक है। सिस्टर इन लॉ डेफिनेटली नहीं हो सकती, ठीक है। सिस्टर इन लॉ कब होती? जब ये जो है ना, ये इसकी बहन का पति होता, सॉरी, ये जो लड़की है ना किसकी पत्नी होती? इसके भाई की पत्नी होती, बट ये इसके मामा की पत्नी यानी कि वाइफ है, तो इसकी वाइफ की बहन इसकी जो है आंटी लगेगी, ठीक है। तो आंट लगेगी, ऐसा भी हम कह सकते हैं। आंट मतलब चीटी वाली आंट नहीं, AUNT आंट, ठीक है। डेटा इनएडिक्वेट डेफिनेटली नहीं हो सकता क्योंकि सारी चीजें इन्होंने यहां हमें बता दी है, ठीक है। तो दीपिका इनकी आंट लगी या आंटी लगी, जैसा तुम लोग को सूट कर रहा हो वैसा आप कर सकते हो। ये जो है इनकी सिस्टर है, ठीक है। पूरा फ्लो चार्ट, पूरा फ्लो डायग्राम मैंने तुम लोगों के लिए बना के रख दिया है। तुरंत प्रभाव से इसको चिपका लो भैया अपनी अपनी कॉपीज में, अपने अपने पेन की सहायता से, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा अगर हुई है तो मुझसे बतिया लीजिए। मेरे हिसाब से तो नहीं हुई होगी, ठीक है। फिर भी देख लो एक बार, तुम्हारी जैसी इच्छा कर रही हो। समझ गए ना हमने कहां से शुरुआत करी थी? दीपिका से शुरुआत करी थी और हम आगे बढ़ते बढ़ते बहुत आगे तक चले गए, ठीक है। आगे बढ़ते बढ़ते बहुत आगे तक चले गए और बहुत आगे तक जाने के बाद हमें ऐसा एहसास हुआ कि सारे रिश्ते क्लियर हो गए। श्रद्धा के अंकल, अंकल की बीवी आंटी, आंटी की बहन भी आंटी, ठीक है, क्लियर है। चलिए चलें अगले सवाल पे। तुरंत प्रभाव से चलते हैं हम अगले सवाल पे। फिर से हमें दिखता है एक ब्लड रिलेशन का सवाल। फटाफट से पढ़ो इसको और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो यार। क्या कहता है? पॉइंटिंग टुवर्ड्स द बॉय सीमा सेड। ये लड़कियां यार पता नहीं कितनों की तरफ उंगलियां उठाती रहती है। Pointing towards a boy, Seema said, "He is the son of my grandfather's only child." How is the boy related to Seema? 30 सेकंड का वक्त तुम लोगों के लिए शुरू हो चुका है। देखो यार फटाफट बताओ मुझे। नहीं समझ में आया ना? पूरी गणित 1 मिनट दे दिया तुम लोगों को, उसके बावजूद भी तुम नहीं कर पा रहे हो। पॉइंटिंग टू अ बॉय, सबसे पहले सीमा, ठीक है, एक लड़के की तरफ इशारा करती है। ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड। ठीक है,
समझ में आया? मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है ये, ऐसा सीमा ने कहा। सीमा ने कहा ये लड़का मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। अब ग्रैंडफादर के केस में मैंने तुम लोग को पहले भी बताया हुआ है, और जिन क्लासेस को तुम ऑलरेडी जो है मतलब सीनियर क्लासेस जो तुम्हारी, उसमें मैंने लेक्चर्स में बताया हुआ है कि भाई ग्रैंडफादर दो हो सकते हैं, या तो आपके कौन होंगे, नाना होंगे, या आपके दादा होंगे। मगर अगर लड़के की बात हो रही है, यानी कि दादाजी, यानी कि एक आदमी के बेटे की बात हो रही है, तो अगर आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो है इसके पापा हैं, ठीक है, अगर ये इसके पापा हैं, ठीक, क्योंकि ये ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर का बेटा इकलौता है, तो इकलौते बेटे के केस में मैटरनल ग्रैंडफादर नहीं हो सकते। क्या? मेरे ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा कौन? ये, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, ग्रैंडफादर दो होते हैं, मैंने तुम लोग को बताया, मैटरनल और पैटर्नल। मैटरनल मतलब मम्मी वाले पापा यानी कि नाना जी, पापा वाले पापा यानी कि पैटर्नल यानी कि दादाजी, ठीक है। यहां क्या बोला है, ग्रैंडफादर का अकेला कौन है? लड़का। तो इसका मतलब ये भाई साहब इनके कौन हुए? फादर हुए, ठीक है। अब तुमसे जो पूछा हो ना दुनिया में वो बता सकते हो तुम। ये सिस्टर है, ठीक है, ये इसकी सिस्टर है और ये इसका ब्रदर है, ठीक है भाई। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक, समझ रहे हो? तो अब तुमसे क्या पूछा हुआ ये बताओ, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू सीमा? सिस्टर पे मार्क करते ही तुम गलत कर जाओगे, क्योंकि पूछा है लड़के का लड़की से रिलेशन। लड़की का लड़के से रिलेशन पूछता तो हम सिस्टर बोल देते, ठीक है। लड़के का लड़की से रिलेशन पूछा है तो बोलना है ब्रदर। क्या बोलना है? बॉय इज द ब्रदर टू सीमा। बॉय इज द ब्रदर टू सीमा। क्या पूछा है? क्या पूछा है? पॉइंटिंग टू अ बॉय, सीमा सेड ही इज द सन। ये मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है, इसका मतलब ये इसका भाई हुआ और ये इसकी बहन हुई। तुमसे पूछा है बॉय इज रिलेटेड टू सीमा, तुम कहोगे बॉय जो है सीमा का भाई है, ठीक। इजी क्वेश्चन है, फटाफट से चेप लो अपनी अपनी कॉपीज में। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ अग्रसर होते हैं। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग भैया, रिंग कर दीजिए, मैं अभी घर पे नहीं हूँ, मैं 10-5 मिनट में आऊँगा, है ना? तो बेल बजा दीजिए, राइट? ओके ओके। हाँ भाई, 8वां सवाल, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ सचिन सेड शी इज द ग्रैंड मदर टू माई फादर्स सिस्टर्स सन। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखते हुए ऑप्ट करने की कोशिश करो। Pointing to a photograph, Sachin said, she is the grandmother of my father's sister's son.
काश ये क्वेश्चन हिंदी में होते काश ये क्वेश्चन हिंदी में होते तो बात ही कुछ अलग होती। चलिए, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ सचिन सेड, Sachin, pointing to a photograph, Sachin said, she is the grandmother of my father. यार ये गोले नहीं बनाता हूं इस बार ना, गोले में तुम लोग को थोड़ा गंदगी ज्यादा लगती होगी, ऐसा लगता होगा। फादर, ठीक है, क्या हुआ? सचिन ने कहा ये मेरे फादर की सिस्टर के बेटे की ग्रैंडमदर है। ठीक, सचिन said she is the grandmother of my father's sister's son. मेरे पप्पा की बहन के बेटे की दादी है। ठीक, अब ग्रैंडमदर यहां पर देखो, इसकी, समझ रहे हो, इसके बेटे की ग्रैंडमदर है। इसका मतलब मैटरनल आएगा, साफ साफ तरीके से मैटरनल आएगा। ठीक, सचिन के पापा की मां है। ठीक, समझ रहे हो? अब देखो, ग्रैंडमदर ऑफ माय फादर्स सिस्टर्स सन। हाँ, एक सेकेंड, यहां पर पैटर्नल भी हो सकती है। ठीक है, यहां पर पैटर्नल भी हो सकती है। क्यों पैटर्नल हो सकती है मेरे दोस्त, ये मैं बताता हूं आपको। पैटर्नल यहां पर किस लिए हो सकती है? पैटर्नल यहां पर इसलिए भी हो सकती है क्योंकि पैटर्नल यहां पर कैसे हो सकती है, क्योंकि यहां पर यह नहीं कहा गया, यहां पर यह नहीं कहा गया कि, एक सेकेंड, देखो क्या हुआ, ग्रैंडमदर टू माय फादर्स सिस्टर्स सन, सिस्टर के बेटे की ग्रैंडमदर है। पैटर्नल और मैटरनल दोनों हो सकती है, क्योंकि यह नहीं कहा कि इकलौते बेटे की बहन की वो है, बहन के बेटे की मम्मी, दादी है। ठीक है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स फोटोग्राफ, सचिन सेड शी इज द ग्रैंडमदर टू माय फादर्स सिस्टर्स सन। ठीक, तो मतलब ग्रैंडमदर किसकी? बेटे की। मेरे पापा की बहन के बेटे की ग्रैंडमदर, यानी कि पैटर्नल और मैटरनल दोनों हो सकती है। ठीक है, हाउ इज द वुमन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू सचिन? How is the woman in the photograph related to Sachin? यहां पर ये मदर वाला केस यहां से हटा देना भाई लोग, क्योंकि जरूरी नहीं कि मदर हो, है ना, जरूरी नहीं कि ये मदर हो सकता है इनकी सासू मां भी हो सकती है वो। ठीक, तो मदर वाला रिलेशन हटा देना। ठीक है, अब तुमसे क्या पूछा है? हाउ इज द वुमन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू सचिन? ठीक, मेरे कजन भाई, कजन ही हुआ ना ये जो हैं ये इनके लिए कजन हुए ना। ठीक है, मेरे कजन भाई की नानी मेरे लिए भी नानी होगी। ठीक है, ये हमारा हिंदू रिलेशन बोलता है। ठीक, या सॉरी, नॉट हिंदू एग्जैक्टली, हमारा इंडियन कल्चर ये बोलता है कि भाई ये
मेरा कजन है और इसकी नानी मेरी भी नानी कहलाएगी, है ना, या इसकी दादी मेरी भी दादी कहलाएगी। कूल है, चिल है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। मगर तुम्हें यहां ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए भाई, पहली चीज तो तुम्हें ये नहीं पता कि ये जो है भाई साहब इनका रिलेशन इनसे क्या है, ठीक है। तुम्हें सिर्फ ये पता है कि ये सिस्टर जो है ना उसके बेटे की दादी या नानी है, ये ग्रैंड मदर है, ठीक है, दादी या नानी कोई भी हो सकती है। तो इस केस में तुम्हारे पास जो ऑप्शन है तुम ग्रैंड मदर को चूज कर सकते हो, मगर इन भाई साहब से जो रिलेशन है वो भी तो बताना जरूरी है। तो नन ऑफ दीज आप चूज कर सकते हो और कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी चूज कर सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि नन ऑफ दीज अगर आप चूज करते हो, देखो पॉइंट ये है कि नन ऑफ दीज अगर आप चूज करते हो तो आप दूसरे माइंडसेट से सोच रहे हो। तो नन ऑफ दीज जो है यहां पे आपने ये सोच लिया कि यार वो जो मैंने बताया ना इंडियन कल्चर के हिसाब से कि भाई ये इसकी नानी या दादी है तो मेरी भी नानी या दादी तो डेफिनेटली होगी, ठीक है। तो हम नन ऑफ दीज को कट ऑफ कर रहे हैं। मदर डेफिनेटली नहीं हो सकती। सचिन साइड शी इज द ग्रैंड मदर, ये ग्रैंड मदर है मेरे पापा की बहन के बेटे की, ठीक, यानी कि नानी या दादी, ठीक। हाउ इज द वुमन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू सचिन? आंट डेफिनेटली नहीं हो सकती। कजन डेफिनेटली नहीं हो सकती। सचिन का इस लड़के से रिलेशन पूछता तो हम कजन बोल सकते थे। कैन नॉट बी डिटरमाइंड इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हियर। यहां मैं साफ साफ लिख रहा हूं मोस्ट एप्रोप्रिएट, ठीक है। मोस्ट एप्रोप्रिएट से मेरा मतलब क्या है, क्या मकसद है मेरा मोस्ट एप्रोप्रिएट से? मोस्ट एप्रोप्रिएट से मेरा मकसद यह है कि भाई मुझे यह पता है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट यही आंसर है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि इनका अगर इनसे रिलेशन एक बार को बता दिया जाता कि यार इस आदमी से यानी कि सचिन के पापा से क्या रिलेशन है इन दादी जी का, तो हम ये बता सकते थे कि सचिन का इन दादी जी से क्या रिलेशन है, मगर अभी नहीं बता सकते। तो इसलिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड इज द बेस्ट और द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। डाइस वाले क्वेश्चन देख लो यार, अब डाइस वाले क्वेश्चन देख लो, थोड़े से इजी थोड़े से मुश्किल, मगर करने में मजा आएगा। जल्दी देखो डाइस वाले क्वेश्चन, देख लो। टू पोजिशंस ऑफ अ डाइस आर शोन व्हेन 4 इज एट द बॉटम। व्हाट इज द नंबर? Two positions of dice are shown when 4 is at the bottom. What number will be on the top? ओ भाई, अच्छा 1 ऊपर दे रखा है एडजेसेंट में, ओहो बढ़िया। कार्यक्रम खेल दिए भाई साहब तुम। देखो कितने तरीके से खेल चुके हैं ये भाई साहब, हम आपको अभी बताते हैं। ध्यान से देखो जब तक तुम क्वेश्चन को, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? सर 3 वाले डायग्राम हमें बताए थे आपने, 2 वाले बताए थे, 4 वाले बताए थे, 5 वाले बताए थे, 6 वाले बताए थे, ये तो 2 ही है। 2 में हम ऑपोजिट वाला नंबर कैसे बता सकते हैं सर, है ना? ऐसा ख्याल तुम्हारे दिमाग में जरूर से आएगा। क्या आएगा? ऐसा ख्याल तुम्हारे दिमाग में जरूर से आएगा, मगर वाई डू फियर व्हेन आकाश सर इज हियर। देखो बताता हूं तुम्हें क्या करना है। मैंने तुमको हर बार बताया कि 4 एडजेसेंट 1 ऑपोजिट साइड्स, क्लियर? कॉमन 1 के एडजेसेंट 4 साइड्स हो सकती हैं, 6, 5, 3 एंड 2। 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 5 6, ठीक। जब ये 4 एडजेसेंट हैं तो एक ऑपोजिट जो होगा वो 1 और 4 ही तो होगा, ठीक? क्लियर है? तो तुम साफ साफ तरीके से कह सकते हो कि 1 विल बी ऑन द टॉप जब
4 जो है बॉटम पे रहेगा, 4 जो है बॉटम पे रहेगा, तो 1 जो है वो टॉप पे होगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है भाई। 4 एडजेसेंट साइड्स है ना, 3 हो गई, 2 हो गई, इधर से 5 हो गई, इधर से 6 हो गई, तो इकलौता साइड जो ऑपोजिट वाला बचा वो बचा 4 के लिए। तो 4 जब बॉटम पे रहेगा, 4 जब बॉटम पे रहेगा तो 1 ऑपोजिट रहेगा। ठीक है, इसमें दूसरा तरीके से ये भी पूछ सकता था कि अगर 4 टॉप पे है, अगर 4 टॉप पे है तो बॉटम में कौन सा नंबर रहेगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। उस केस में भी तुम आंसर यही देते। क्या यहां पे ये लिख सकता था कि व्हेन 4 इज एट टॉप व्हाट नंबर विल बी एट बॉटम, है ना, ऐसा कह सकता था तुमसे, तो तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते शायद। ठीक, मगर उस केस में भी यही आंसर रहता कि भाई 1 और 4 जो है ऑपोजिट्स हैं। ठीक ठीक, 1 और 4 जो है ऑपोजिट्स हैं, तो जो भी नंबर पूछे इजीली अपना आंसर तुम दे सकते हो। एक और सवाल, ये तुम्हारे लिए इजी रहेगा शायद, ये तुम्हारे लिए इजी रहेगा शायद। बताओ क्या पूछा हुआ है। व्हाट नंबर इज ऑपोजिट 3 in the figure shown below? Given are two positions of the same dais. Given are two positions of the same dais. Surface bears, the surface bears a number amongst 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, फटाफट से बताओ। What number is opposite to 3 in figure shown below? बताओ, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ रे। देखो, बहुत प्यार से तुम्हारे डाइस की पोजीशन को चेंज कर दिया गया है। एडजेसेंट कौन कौन है? 1 है, एडजेसेंट 4 है, 5 कॉमन। इतना लल्लू सवाल, इतना लल्लू सवाल। 4 एडजेसेंट, एक ऑपोजिट। ठीक है, एक ऑपोजिट का मतलब 5 के ऑपोजिट 3। कूल। तुमसे जो पूछा था वो तुम्हें यही जवाब मिल गया। तुमने कहा 5 जो है वो 3 के ऑपोजिट आएगा, यानी कि जब ये कंडीशन है तो 3 इधर आएगा, जब ये कंडीशन है तो 3 इधर आएगा। क्लियर? क्लियर, समझ गए यार? ध्यान से देखो ना, 5 कॉमन है, 4 एडजेसेंट साइड्स तुम्हें दे रखी है, 2, 6, इससे इधर, इससे इधर, इससे इधर, इससे इधर, यानी कि 2 या तो यहां होगा या 6 यहां होगा, या फिर 2 यहां होगा और 6 यहां होगा। ठीक है, तो ऑपोजिट में 3 डेफिनेटली बैठेगा ही बैठेगा। चलिए, इजी सवाल, ज्यादा दिक्कत करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। 11th क्वेश्चन देखो यार, 11th क्वेश्चन देख लो यार फटाफट से। टाइम ऑफ द क्लॉक, जल्दी, तुरंत प्रभाव से देखिए। देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड व्हेन द क्लॉक शोज 7:20। आज तक सर 7:20 बजते हुए देखी नहीं, अभी दिखाता हूं तुम्हें 7:20 बजते हुए। तीन,
4 5 और 6, ये 7 और ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12, ठीक है, ये 1 और ये 2। क्लियर? तुमसे कहा 7:20 मिनट हैंड, आर हैंड थोड़ा सा यहां थोड़ा छोटू ले लेते हैं, ठीक है। 7:20 मतलब टेंड्स टूवर्ड्स 8, यानी कि 7 से 8 की तरफ वाली जर्नी। क्या? 7:20 का मतलब 7 बजे से 8 बजे की तरफ वाली जर्नी, ठीक है भाई। मैंने तुम्हें हर बार बताया हुआ है कि जब जब मिनट हैंड आगे बढ़ेगा तब तब आर हैंड भी आगे बढ़ेगा, ठीक है। और जब मिनट हैंड 6 डिग्री यानी कि 1 मिनट का मोशन करता है, तो आर हैंड जो है ½ डिग्री यानी कि छोटू सा मोशन करता है, ठीक है, 1 मिनट में, ठीक है। यहां लिख सकते हो आप इन 1 मिनट, ठीक है। इन 1 मिनट योर मिनट हैंड मूव्स बाय 6 डिग्रीज, ठीक है, एंड इन 1 मिनट योर आर हैंड मूव्स बाय 1.5 डिग्री, यानी कि आधा डिग्री मोशन करता है। अब अगर आधा डिग्री मोशन करता है तो मुझे सिंपल सी चीज ये बताओ, तुमसे पूछा है इन दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, है ना। क्या पूछा है? इन दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा। तो 30 का ये, 30 का ये और 30 का ये, कितना? 30 एंड 30, 4 से 5 के बीच में 30 और 30, तो ये कितना हुआ? 90 डिग्रीज। अब 90 डिग्री के बाद मुझे सिंपल से तरीके से बताओ कि ये जो एरिया है ये वाला, ये कैसे आप मेजर करोगे, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि आर हैंड मूव्स बाय 1.5 डिग्री इन एवरी मिनट, ठीक है। तो जब ये यहां था, जब ये कांटा 12 पे रहेगा, कौन सा वाला? ये वाला। अगर ये कांटा 12 पे रहता है तो ये 7 पे रहता है, ठीक। अगर ये कांटा 20 तक पहुंचा यानी कि 20 मिनट आगे गया, तो 20 मिनट के हिसाब से हर मिनट में आधा डिग्री का मोशन आर हैंड का, तो 20 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल्स टू आपका 10 मिनट्स, ठीक है, सॉरी 10 डिग्रीज, ठीक है भाई। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? इसको आप 20 डिवाइड बाई 2 की जगह आप चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, 20 इंटू 1/2 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 10 डिग्रीज, खत्म। ऐसा भी कर सकते हो भाई। मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, ये घड़ी कह रही है। तुम्हें लॉजिकल फैक्ट मैंने बताया हुआ है कि 1 मिनट के अंदर मिनट हैंड 6 डिग्री घूमता है, ठीक है। मैंने तुम लोगों को साफ साफ बता रखा है यार, ये जो फ्रेम है 30 डिग्री का है। अब इस 30 डिग्री के फ्रेम में तुम्हें पता है 5 मिनट होते हैं, और अगर 5 मिनट होते हैं तो 30 डिवाइड बाय 5 करते हो तो 6 डिग्री का एक सेक्शन हुआ ना। यानी कि अगर 1 मिनट मोशन करना है मुझे, तो मुझे 6 डिग्री घूमना ही पड़ेगा। मतलब मुझे नहीं घूमना पड़ेगा, घड़ी के कांटों को घूमना पड़ेगा, है ना। तो घड़ी के कांटे अगर 6 डिग्री में घूम रहे हैं तो 6 डिग्री इधर, और आधे डिग्री के हिसाब से मिनट हैंड आर हैंड का मूवमेंट आधे डिग्री में 20 मिनट, ये वाले, है ना, ये वाले 20 मिनट की वजह से ये इतना घूम गया। ये जो हिस्सा है जिसको मैं सफेदी की झनकार बनाए जा रहा हूं, ये हिस्सा जो है कितना बैठेगा, ठीक है, कितना बैठेगा जल्दी बता दो यार, जल्दी बता दो। जल्दी बता दो, ठीक है। ये इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बांट करके दिखाया कि 10 डिग्री कैसे आ गया। सर आपने तो मिनट को डिवाइड किया था, तो मिनट होना चाहिए ना, है ना। इसीलिए मैंने यहां बांट करके दिखाया कि ये 20 मिनट्स डिवाइडेड बाय ½ डिग्री या मल्टीप्लाइड बाय ½ डिग्री इज इक्वल्स टू 10 डिग्री, ठीक है। तो इस 10 में, सॉरी इस 90 में तुम ये 10 जोड़ दोगे, विच विल ब्रिंग यू आउट टू 100 डिग्रीज, एंड योर आंसर विल बी ऑप्शन डी। चेप लो यार फटाफट से, फटाफट से चेप लो यार। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा अगर है तो प्लीज कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। कमेंट बॉक्स में हाय हेलो करने के लिए या करने के अलावा भी और काम होते हैं, ठीक है, तो वो कर लो यार। क्या कर लो?
कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करो अगर तुम्हें कोई दिक्कत, कोई परेशानी या कोई दुविधा है तो। ठीक है, क्या करना है तुम लोग को, अगर तुम्हारी इच्छा है इन टॉपिक्स को समझने की तो 7वीं और 8वीं के लेक्चर देखो। और अगर 7वीं और 8वीं के लेक्चर देखने के बाद तुम्हें और इच्छा करती है कि नहीं नहीं सर हमें तो डाइस के, हमें तो क्लॉक के, हमें तो ब्लड रिलेशन के और भी अच्छे क्वेश्चन देखने हैं, तो भाई लोकेन सर 9वीं यानी कि 9th और 10th क्लास यानी कि 10वीं क्लास में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसमें भी तुम्हें यही लेक्चर्स मिल जाएंगे और भी ज्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो 6ठी क्लास में अगर तुम्हारी इच्छा है 10वीं और 9वीं के क्वेश्चन को सॉल्व करने की तो भाई फटाफट से कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तुम्हारी इच्छा है, तुम जो करना चाहो वो करो, जिंदगी तुम्हारी है ना। बट मैं सिर्फ ये कहूंगा कि पहले 6th क्लियर करो और उसके बाद ये सारी चीजें देखो, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन इज द बेस्ट एजुकेशन विच यू कैन गेट, जहां पर आप सारी क्लास में आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। ठीक है, अगला सवाल पढ़ो यार। फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड द मिनट हैंड एट 9:25। घड़ी की सुई, ठीक है यार, गोला ढंग से नहीं बना बट इट्स ओके। 9 यहां लिखा होता है, तुम्हें ऑब्वियसली पता है कि यहां पर आवर हैंड होगा और तुम बोल रहे हो 25 यानी कि 5 के ऊपर तुम्हारा मिनट हैंड होगा। होगा कि नहीं होगा सर? होगा ना सर? देखो मैं कह रहा हूं होगा। ठीक है, तो 9:25 यहां पर 20 होता है भाई मेरे, यहां 25 होता है और यहां पर 30 होता है। ठीक है, मतलब 6 होता है। ठीक, तो यहां पर 30 होता है, तो ये पोजीशन होगी। अब तुम ये बोलो कि फिर वही बात हुई ना कि 20 और 25 मिनट का जो मोशन इसने किया उसकी वजह से ये कुछ आगे बढ़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 9:25 या 9:20 की या जब भी ये हाफ टाइम की बात हो रही होती है तो मतलब घड़ी की सुइयां आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, राइट। तो 9:25 का मतलब हुआ कहां, ये घड़ी की सुइयां 10 बजाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो 10 बजाने की कोशिश कर रही हैं तो दोनों चीजें साथ में मोशन करेंगी, ऐसा मैंने तुम्हें बोला है। तो 25, सबसे पहले तो 25 मिनट का जो मोशन है ना उसको डिवाइड बाय 2 करके आप इधर लिख दो 12.5। ये क्या है भाई, डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का जो फ्रेम है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने ये तो तुम्हें बता दिया कि दिस इज 12.5 डिग्रीज। ठीक है, अब तुम ये बोलो कि 9 और 5 के बीच में कितने सेक्शंस का अंतर है, तो तुम ये बोलोगे सर ये तो एक सेक्शन हुआ, यहां पे 7 हुआ, यहां पे 8 हुआ, तो सर एक बार बना दो, ये लो भाई, ये लो बना दिया। तो मतलब 30 का ये, 30 का ये और 30 का ये, तो कितना हुआ भाई मेरे, ये हुआ आपका 90 डिग्रीज का सेक्शन। कौन सा, 5 से लेकर के 6, 6 से लेकर 7, 7 से लेकर 8। ठीक है, एक सेक्शन जो तुम्हारा बच गया था ये वाला बच गया था, दिस इज अगेन 30 इधर, तो 90 प्लस 30 प्लस 12.5। ठीक है, इन तीनों को प्लस करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा है तो ठीक है, तो फिर मैं करूंगा, अदरवाइज यहां देख लो कि क्या आंसर होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, 90 और 30 120 होता है, 130 और 132.5 तुम्हारा आंसर आना चाहिए, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है ना यार, इनको भी प्लस करके दिखाऊं क्या यार, 90 और 30 120, 120 में 10 गए, ओ सर ये और 2.5 हुए, अरे सर ये लो। ठीक है, चलो देख लें यार अगला सवाल है कि नहीं है, या आखिरी सवाल था, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता है एक्चुअली। लो खत्म, कक्षा समाप्त, मतलब टाइम समाप्त। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस हम लोग को डेफिनेटली करने हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे रिवीजन, जहां पे मैं सारे चैप्टर्स, सारे के सारे जो हैं आपके लेक्चर्स यानी कि लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, तीनों लेक्चर्स को एक बार वापस से आप लोगों के सामने से सरसरी निगाह से निकलवाऊंगा और बताऊंगा कि किन क्वेश्चंस को आप किस शॉर्ट ट्रिक के साथ इजीली सॉल्व कर सकते हो। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है आकाश वर्मा एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, प्लीज डू सब्सक्राइब टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लाइव एंड घंटी वाला आइकन दबा देना ताकि तुम लोग के पास फटाफट से नोटिफिकेशन आते रहे। अगर अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है मेरे भाई तो एके लाइव कोड का यूज करते रहो और 30% का डिस्काउंट जो है वो लेते रहो, क्योंकि अगर अभी 30% ले लोगे तो अच्छी बात है, वरना 1 मार्च से जो है 20% का हाइक होने वाला है ऑन द पैकेजेस अमाउंट, यानी कि 9000 और 3500 पे 20% इंक्रीज हो जाएगा। और पता नहीं ये कोड एप्लीकेबल होंगे कि नहीं होंगे, या शायद हो, पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते, तो भी ज्यादा ही प्राइस देना पड़ेगा। तो अगले साल के लिए एनरोलमेंट फटाफट से करवा लो। ऑफलाइन सेंटर के बारे में तुम लोगों ने वीडियोस अगर नहीं देखे हो तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख लो। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, अगली बार फिर से मिलेंगे रिवीजन सेशन के अंदर। Keep using my code AKLive and keep getting the subscriptions of Talking Textbooks Kota Live and keep joining the family of 7,000 plus subscribers. Thank you everyone.